हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। देखते हैं कर्नाटका में एक ऐसा कौन सा बिल आया जिसके ऊपर कंट्रोवर्सी हो चुकी और ऑपोजिशन पार्टीज ने ये तक कह दिया कि ये बिल एंटी हिंदू बिल है। ऐसा क्यों कह रही है ऑपोजिशन पार्टी यानी कि बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी वहां पे? आइए देखते हैं। तो बेसिकली कर्नाटका की लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर एक अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ। इस अमेंडमेंट एक्ट का नाम था कर्नाटका हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस एंड चैरिटेबल एंडाउमेंट्स अमेंडमेंट बिल। बिल था, मतलब एक्ट बना नहीं है अभी तक, लेकिन बिल पास हुआ और लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर पास हुआ। ध्यान दीजिए, कर्नाटका के अंदर बाई कैमरल लेजिस्लेचर है। कर्नाटका भारत के उन 6 स्टेट्स में से है जहां पे 2 हाउसेस होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल या विधानसभा या विधान परिषद। इसके अलावा 5 ऐसे और कौन से स्टेट्स हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। खैर, तो भारतीय जनता पार्टी और जेडीएस ये दोनों ऑपोजिशन पार्टीज हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर। और लेजिस्लेटिव असेंबली में जब ये बिल पास हुआ तब ऑपोजिशन वहां मौजूद नहीं थी, वो किसी और कंट्रोवर्सी की वजह से उस सेशन में नहीं थी। हमारा पर्पस इस कंट्रोवर्सी के ऊपर है। खैर, बीजेपी और जेडीएस यानी कि जनता दल सेकुलर जो पार्टी है ये ऑपोजिशन में बैठती हैं, लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल में इनके पास मेजॉरिटी है, जिसकी वजह से लेजिस्लेटिव काउंसिल में इस बिल को परास्त कर दिया गया, हरा दिया गया। दैट मींस दिस बिल कुड नॉट बी पास्ड। जैसा कि आपको पता है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल से पास किया गया बिल दोबारा अगर असेंबली को पास करना पड़े उसके बाद इट इज सेंट डायरेक्टली टू द गवर्नर। लेजिस्लेटिव काउंसिल सिर्फ एक बार बिल को रिजेक्ट कर सकता है, बार बार बिल को रिजेक्ट नहीं कर सकता है, और ना ही कोई ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जा सकती है। इसका मतलब यह बिल पास हो सकता है और ऐसा हुआ भी। अगले ही दिन कर्नाटका की लेजिस्लेटिव असेंबली ने दोबारा इस बिल को पास कर दिया और अब बस इसके ऊपर गवर्नर की सिग्नेचर की जरूरत है। सो नाउ व्हाई दिस बिल बेसिकली वाज अ कंट्रोवर्शियल बिल। देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो सेकुलरिज्म है उसमें अगर आप आर्टिकल 25 और 26 को देखोगे तो उसमें कुछ ना कुछ आपको ऐसे प्रोविजंस मिलेंगे जिसमें गवर्नमेंट रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को मैनेज कर सकता है, रेगुलेट कर सकता है। तो अगर आप संविधान का आर्टिकल 25 देखोगे, वहां पे लिखा है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ एनी लॉ or prevent the state for making any law that regulates or restricts economic, financial, political or other secular activity associated with the religious practice। अब एक तरीके से religious institutions के secular activities को regulate करने या manage करने की पावर यहां पे state को दे दी गई थी। state यानी कि central या state government दोनों। क्यों? क्योंकि अगर आप constitution के 7th शेड्यूल को देखोगे, 7th शेड्यूल के अंदर यूनियन लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट होती है और कंकरेंट लिस्ट होती है। तो आप कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 7th शेड्यूल की कॉन्करेंट लिस्ट देखोगे, उसमें एंट्री नंबर 28 देखोगे तो आपको मिलेगा चैरिटीज एंड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस एंड रिलीजियस एंडाउमेंट्स एंड रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस। इसका मतलब इनसे जुड़े कानून दोनों पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर बना सकती है। अब ऐसे बहुत सारे स्टेट्स में बहुत सारे कानून हैं जिसके थ्रू टेंपल्स को रेगुलेट और मैनेज किया जाता है। क्योंकि टेंपल्स के अंदर बहुत ज्यादा डोनेशंस आता है, पैसा कलेक्ट किया जाता है दान दक्षिणा के तौर पे, तो इस पैसे को मैनेज करने के लिए और किन चीजों में ये इस्तेमाल होगा उसको मैनेज करने के लिए कानून बनाए जाते हैं। इन कानूनों में से एक कानून था कर्नाटका का हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस एंड चैरिटेबल एंडाउमेंट्स एक्ट। यह कानून 1997 में पास हुआ था और साल 2003 से अप्लाई होता था। इस कानून के तहत कर्नाटका के अंदर 35,000 टेंपल्स जो है उन टेंपल्स को मैनेज या रेगुलेट किया जाता है। अब इस अमेंडमेंट बिल के थ्रू क्या करने की कोशिश की गई 2-3 बदलाव लाने की कोशिश की गई। मतलब दीज वर अमेंडमेंट बिल, दिस वाज एन अमेंडमेंट बिल, चेंज लाने की कोशिश की है, मात्र सिर्फ इतना ही। तो चेंज क्या लाया गया है? चेंज ये लाया गया है दोस्तों कि आप ऐसा कह सकते हो कि जो इनकम है आती है, जो ग्रॉस इनकम आती है इंस्टीट्यूशंस के पास, उसमें से कुछ परसेंटेज गवर्नमेंट एक कॉमन पूल के अंदर डालना चाहती है। कर्नाटका की सरकार एक कॉमन पूल फंड के अंदर जो पैसा है वो डालना चाहती है। अब ऐसा नहीं है कि पहले ऐसा कोई प्रावधान नहीं था, पहले भी जो
टेंपल्स होते थे इस एक्ट के अंदर, उनसे परसेंटेज ऑफ इनकम लिया जाता था। यहां पे स्लैब्स चेंज हुए हैं। स्लैब्स मतलब कि जैसे इनकम टैक्स के स्लैब होते हैं ना, कि इतने से इतने तक आपने इतना परसेंटेज टैक्स भरना है, वैसे ही 3 कैटेगरी में टेंपल को डिवाइड किया गया है। एक कैटेगरी जिनके पास ग्रॉस इनकम 1 करोड़ रुपए आ रहा है। ग्रॉस इनकम और नेट इनकम दोनों का क्या मतलब है? ग्रॉस इनकम का मतलब है कि टेंपल के पास जितना पैसा आ रहा है माइनस इंक्लूडिंग, दैट डज नॉट इंक्लूड उसके कलेक्शन में कितना खर्चा गया। मतलब आप कोई टेंपल का डोनेशन कलेक्ट करते हो, उसके लिए आपको लोगों को बिठाना पड़ता है, उनको सैलरीज भी देनी पड़ती है। वो चीज जब आप माइनस करते हो तो उसे नेट इनकम कहते हैं। ठीक है, जैसे आपने जरूर टैक्सेशन से जुड़ा सुना होगा शब्द नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्स। तो नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्स मींस जितना पैसा टैक्स से कलेक्ट हुआ माइनस जितना खर्चा आपको लगा वो टैक्स कलेक्ट करने में। वैसे ही जितना पैसा आपने डोनेशंस के थ्रू, चैरिटी के थ्रू कलेक्ट किया माइनस जितना आपको खर्चा लगा वो कलेक्ट करने में, उसे नेट इनकम कहते हैं। तो ग्रॉस इनकम या ग्रॉस डोनेशंस, कंट्रीब्यूशंस, चैरिटी अगर टेंपल के पास 1 करोड़ रुपए से ज्यादा इकट्ठी होती है एक साल में, तो उसे अपनी इस नेट इनकम का 10% देना होगा। सिमिलरली 10 लाख से 1 करोड़ होता है तो 5%, और 10 लाख से कम वालों को 0%। नाउ बेसिकली दिस इज गोइंग टू इंक्रीज द अमाउंट दैट इज गोइंग टू बी कलेक्टेड। तो पहले क्या होता था, स्लैब्स नीचे होती थी, और नीचे होने की वजह से मतलब कम होने की वजह से कलेक्शंस कम होता था। लेकिन अब क्योंकि ये स्लैब चेंज हो गई है, तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि सरकार के पास एडिशनल 61 करोड़ रुपीस इकट्ठा हो सकता है। ठीक है, तो 10 लाख से 1 करोड़ तक जो लोग हैं, जो टेंपल्स हैं, उनसे 5% लिया जाएगा। 1 करोड़ से ऊपर जो टेंपल्स हैं उनसे 10% लिया जाएगा। अर्लियर द लोअर लिमिट was 5 lakh, but now this has been increased to 10 lakh. So now effectively the money that is going to be generated is going to increase, and this money according to the government is going to be used for the grade C temples. मतलब जिनके पास कम पैसा आता है 5 लाख से, उन टेंपल्स की डेवलपमेंट, इंप्रूवमेंट के लिए लगाया जाएगा, ऐसा सरकार ने कहा। तो गवर्नमेंट का डेटा अगर 2022 से देखो तो 205 टेंपल जो है 25 लाख रुपए से ज्यादा कमाते हैं, 139 टेंपल जो है 10 लाख तक कमाते हैं, और 34,000 टेंपल जो है उनके पास 5 लाख से भी कम पर एनम। 5 लाख पर एनम बहुत कम है, इतना दक्षिणा इनके पास आती है। नाउ कर्नाटका इज वन ऑफ दोज स्टेट्स जहां पे मुजरई डिपार्टमेंट है। आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, इफ समवन नोज प्लीज कमेंट्स में बता दे, एंड आई अपोलोजाइज अगर ऐसा मैं गलत बोल रहा हूं। लेकिन ये डिपार्टमेंट बेसिकली रिलीजियस और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस का डिपार्टमेंट है। ऐसे बहुत सारे सदर्न स्टेट्स में डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे आंध्र प्रदेश के अंदर, तेलंगाना के अंदर, तमिलनाडु के अंदर और केरला के अंदर। तो हर कोई स्टेट अपने अपने हिसाब से रिलीजियस एंडाउमेंट्स को मैनेज करता है। कर्नाटका का जो ये कानून है, कर्नाटका के कानून में बदलाव लाया गया ताकि ज्यादा पैसा इकट्ठा हो सके और टेंपल्स के लिए एम्यूनिटीज प्रोवाइड की जा सके। अर्चक्स यानी कि जो प्रीस्ट होते हैं, 40,000 से ज्यादा प्रीस्ट्स इन टेंपल्स में काम करते हैं, उनको इंश्योरेंस कवर दिया जा सके, उनके बच्चों को स्कॉलरशिप दी जा सके, ऐसा सरकार का कहना है। ऑपोजिशन का कहना है कि सबसे पहली बात तो आप क्यों सिर्फ टेंपल से पैसा कलेक्ट कर रहे हो? वाई आर यू इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ मनी दैट इज गोइंग टू बी टेकन फ्रॉम टेंपल्स इटसेल्फ? तो इसका रिस्पॉन्स ये दिया जाता है कि जब ऑपोजिशन वाले सरकार में थे तब भी तो टैक्स कलेक्ट किया जाता था, तब भी तो टेंपल्स की एंडाउमेंट से टैक्स कलेक्ट किया जाता था, तब आपने इस एक्ट को रिपील क्यों नहीं कर दिया है? ठीक है, सो बेसिकली देयर इज अ टसल गोइंग ऑन, ये पॉलिटिसाइजेशन इस मामले की हो चुकी है। कॉमन फंड पूल वाज क्रिएटेड बाय द बीजेपी गवर्नमेंट ओनली। ठीक है, उन्होंने ही कॉमन फंड पूल बनाया था और इसका पर्पस था कि बाकी जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस है जिनके पास ज्यादा पैसा कलेक्ट नहीं होता है, उनको इंप्रूव किया जाए। ठीक है, और इस एक्ट के अंदर बताया गया है कि किन पर्पसेस के लिए कॉमन फंड पूल में से पैसा डाला जा सकता है। इसके अलावा इस एक्ट में और भी कुछ बदलाव लाए गए। बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा PYQ मैराथन का सेशन की शुरुआत हो चुकी है। 25 फरवरी को एनवायरमेंट का मैराथन सेशन था जिसमें हमने 12 साल से 13 साल के PYQs डिस्कस किए हैं। ठीक है, अब ये भी देख सकते हो आप, और लाइव संडे को हिस्ट्री का होगा इस संडे 3 मार्च को, और उसके बाद मैं भी आऊंगा
आऊंगा आपसे मिलने 10 मार्च को संडे। तो हर संडे हर सब्जेक्ट का मैराथन सेशन अब आपको मिलने वाला है, जिसमें प्रीलिम्स के 12 से 13 साल के सवाल डिस्कस होंगे। हाँ, इसके अलावा इस एक्ट में यह भी कहा गया है कि हम कमिटी के अंदर कुछ बदलाव लाना चाहते हैं। कौन सी कमिटी? टेंपल्स एंड रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस शुड फॉर्म अ कमिटी ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें 9 लोग होंगे और उसमें यह बताया गया है कि एक शेड्यूल कास्ट से भी मेंबर होना चाहिए, 2 महिलाएं होनी चाहिए, ऐसा बताया गया है। बिल में चेंज किया गया है कि एक पर्सन, 1 मोर पर्सन शुड बी देयर हु इज स्किल्ड इन विश्वकर्मा हिंदू टेंपल आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर, ताकि वो टेंपल्स के आर्किटेक्चर्स के बारे में इनपुट दे सके। इसके अलावा इस बिल में यह कहा गया है कि इन कमिटीज के चेयरमैन बनाने की जो पावर है वो राज्य धर्मिका परिषद के पास होनी चाहिए। और राज्य धर्मिका परिषद एक ऐसी बॉडी है जिसे स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन से जुड़े बहुत सारे फैसले ये राज्य धर्मिका परिषद करती है। नाउ इट लीड्स टू अस टू अ ब्रॉडर क्वेश्चन, एंड दिस ब्रॉडर क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन सेवरल petitions to the Supreme Courts and the courts as well. To what extent should the religious institutions be regulated by the state? State को किस extent तक religious institutions को regulate करना चाहिए, और इसके ऊपर एक बहुत बड़ी डिबेट भी चल रही है देश के अंदर। ये कहना गलत नहीं होगा कि इंडिया का जो सेकुलरिज्म है या इंडिया में जो सेकुलरिज्म का मॉडल है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा इंट्रिकेट है, और इट कैन नॉट टॉक अबाउट कंप्लीट सेपरेशन ऑफ स्टेट फ्रॉम रिलीजन। स्टेट को कंप्लीटली सेपरेट नहीं रखा जाता है रिलीजन से, क्योंकि रिलीजन स्टेट के अंदर काफी ज्यादा देखा जाता है। अगर स्टेट भी रिलीजन के अंदर इंटरफेयर करता है तो उसकी एक बाउंड्री डिफाइन करनी बहुत ज्यादा जरूरी है, और यह डिबेट लार्जर डिबेट को क्वेश्चन पोर्ट्रे कर सकता है, लेकिन वील लीव दैट डिबेट फॉर सम अदर डे। हमारे लिए इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें क्या है, कंकरेंट लिस्ट के अंदर ये आता है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। चैरिटीज एंड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन कंकरेंट लिस्ट के अंदर आता है। आर्टिकल 25 के अंदर क्लियरली बताया गया है कि रेगुलेटिंग और any economic, financial, political, secular activity can be done by the state, and state मतलब concurrent list है तो यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट दोनों कर सकते हैं। आपकी राय में क्या आपको लगता है कि should there be a extent up to which the state should regulate the religious institution, या इनको completely अपनी सेल्फ मैनेजमेंट के ऊपर रख देना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट्स ने कई बार अलग अलग इसमें जजमेंट्स दी हैं। कई बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रेगुलेट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि रिलीजियस इंडाउमेंट्स में लोगों का पैसा लगा होता है, लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, और इनकी मैनेजमेंट अच्छे तरीके से हो रही है या नहीं हो रही है, इसको तो रेगुलेट करना है ना। तो देयर आर डाइवर्जेंट व्यूज अबाउट दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट। तो हमने इस पर्टिकुलर ये चेंज से ये देखा कि अब कई स्टेट्स के अंदर जब भी ये मामला आता है तो बेसिक फंडामेंटल सवाल सेकुलरिज्म के मॉडल के ऊपर जरूर पूछे जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स रिलेटेड टू दिस सेकुलर मॉडल मैं डिस्कस करूं आपसे अगले फ्यू मिनट्स सेशन में, तो प्लीज मुझे कमेंट्स में बताएं दैट यस we want a discussion on the judgments of Supreme Court on this particular matter, that is states power to regulate religious institutions। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में यस सर इतना लिख दीजिए, तो फिर हम आपसे अगले सेशन में मुलाकात करेंगे और ये डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।